नमस्कार। आज हम पश्चिम बंगाल से जुड़े कुछ बेहद गंभीर और चौंकाने वाले आरोपों की गहराई में जाने वाले हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं है। ये बातें हैं पब्लिक के पैसे के कथित दुरुपयोग की और हजारों लोगों की जिंदगी पर इसके असर की। और ये सब हम उस जानकारी के आधार पर बता रहे हैं जो हमें सोर्स मटेरियल से मिली है। 600 करोड़ रुपए। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। अधिकारियों का दावा है कि ये वो रकम है जो पश्चिम बंगाल में हुए कथित रिक्रूटमेंट स्कैम से जुड़ी हुई है। और सुनिए, यह सिर्फ 3 मामलों की बात हो रही है। तो सवाल यह है कि इतना पैसा आया कहां से और इसका असली मतलब क्या है? चलिए पता करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े मामले से ही शुरू करते हैं। एक ऐसा मामला जिसने सीधे सीधे राज्य के एजुकेशन सिस्टम की बुनियाद पर ही सवाल खड़े कर दिए। जी हां, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन यानी एसएससी से जुड़े कथित घोटाले की। आरोप सच में चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में टीचर की नौकरियां मेरिट पर नहीं बल्कि पैसों के दम पर बोली लगाकर बेची जा रही थीं। मतलब सोचकर देखिए, कोई काबिल कैंडिडेट सालों मेहनत करे और उसकी जगह किसी ऐसे शख्स को मिल जाए जिसके पास बस रिश्वत देने के लिए पैसे थे। तो आखिर ये पूरा मामला सामने कैसे आया? देखिए, इसकी परतें धीरे धीरे खुली। कहानी शुरू हुई जुलाई 2022 से, जब उस वक्त के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया गया। फिर नवंबर 2024 में इसी केस में 2 और गिरफ्तारियां हुईं और फिर अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने एक झटके में हजारों अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया। हर एक डेवलपमेंट इस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ता गया और एक लंबी उलझी हुई कानूनी लड़ाई की तस्वीर साफ होती गई। 25,753। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये उन लोगों की गिनती है जिनकी नौकरियां चली गईं, जिनकी जिंदगी रातों रात पलट गई। इसमें टीचर्स भी थे, नॉन टीचिंग स्टाफ भी था। और सोचिए, इतने सारे लोगों के जाने से राज्य के एजुकेशन सिस्टम पर कितना गहरा असर पड़ा होगा। जांच के दौरान एक बहुत बड़ा सबूत हाथ लगा और वो था कैश। बहुत सारा कैश। सोर्स के मुताबिक आरोपी मंत्री के एक करीबी के घर पर जब छापा पड़ा तो वहां से लगभग 50 करोड़ रुपए कैश मिले। अब इतनी बड़ी नकद बरामदगी जाहिर है उन आरोपों को और पुख्ता करती है कि नौकरियों का सौदा पैसों से ही हो रहा था। और इस केस का पॉलिटिकल एंगल भी बहुत बड़ा था। क्यों? क्योंकि इसमें एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर की गिरफ्तारी हुई। ऐसा बहुत कम होता है और यह दिखाता है कि जांच एजेंसियां इन आरोपों को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रही थीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 2 ऐसे कथित घोटालों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा असर समाज के सबसे कमजोर तबके पर पड़ा। ये वो मामले हैं जहां पब्लिक वेलफेयर यानी आम जनता की भलाई के लिए बनाए गए सिस्टम के गलत इस्तेमाल के आरोप लगे। तो देखिए, एक तरफ आरोप है राशन घोटाले का। मतलब जो अनाज गरीब परिवारों तक पहुंचना था उसे खुले बाजार में बेच दिया गया। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि जिन परिवारों का पेट सरकारी राशन पर निर्भर था उन्हें शायद भूखा रहना पड़ा। और दूसरी तरफ है मनरेगा घोटाला। यहां आरोप है कि ग्रामीण मजदूरों के हक का पैसा हड़पने के लिए फर्जी जॉब कार्ड बनाए गए। दोनों ही मामलों में आरोप एक ही है, उन लोगों के साथ धोखा जिनकी मदद के लिए ये सिस्टम बनाए ही गए थे। हमारी अगली केस फाइल हमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की दुनिया में ले जाती है। यहां आरोप हैं बड़े बड़े स्मगलिंग रैकेट्स के, जिन्हें चलाने में कथित तौर पर पॉलिटिशियंस और पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत थी। और ये कोई छोटे मोटे क्राइम नहीं थे। ये थे बड़े ऑर्गेनाइज्ड रैकेट जो कथित तौर पे राज्य के रिसोर्सेज को अंदर से खोखला कर रहे थे। और एक बात जो यहाँ गौर करने वाली है, सोर्स के मुताबिक कुछ नाम आपको दोनों ही मामलों में कॉमन मिलेंगे। ये इशारा करता है कि इन गैर कानूनी कामों के बीच कोई गहरा कनेक्शन हो सकता है। अब जरा इस एक बात पर ध्यान दीजिए। सोर्स के मुताबिक ईडी ने कोर्ट में बताया कि सिर्फ एक पुलिस वाले को, जी हां, सिर्फ एक पुलिस वाले को कोयला घोटाले में अपने हिस्से के तौर पर 168 करोड़ रुपए मिले। ये आंकड़ा दिमाग घुमा देने वाला है। सवाल ये उठता है कि अगर एक अफसर की कमाई इतनी है तो फिर ये पूरा नेटवर्क कितना बड़ा होगा। तो अब तक हमने टीचर भर्ती, वेलफेयर स्कीम्स और ऑर्गेनाइज्ड स्मगलिंग में कथित करप्शन के मामलों को देखा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सोर्स मटेरियल में और भी कई आरोप हैं जो एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि ऐसी सड़कों के लिए पेमेंट करना जो कभी बनी ही नहीं, या फिर चिट फंड का डूब जाना जिसका कनेक्शन एक पॉलिटिकल लीडर के बेटे से जुड़ता है। ये सारे आरोप दिखाते हैं कि कथित भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं और समाज के अलग अलग हिस्सों पर असर डाल सकती हैं। इन सब में एक बात कॉमन है,
जनता के भरोसे का कथित तौर पर टूटना। अब जब ये सारे आरोप सामने हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इन सब का पब्लिक परसेप्शन पर, यानी जनता की सोच पर क्या असर पड़ता है। जब ऐसी जानकारी बाहर आती है तो ये चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही जैसी चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आखिर में ये तो वोटर्स को ही तय करना है कि वो इस जानकारी का क्या करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है, ये आरोप पश्चिम बंगाल के भविष्य को लेकर कई अहम सवाल जरूर खड़े करते हैं।